वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम है आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 1992 के दोनाही नाम की एक जगह से होती है, जहां स्टेला नाम की बच्ची अपने डैड टॉम से पूछती है कि डैडी, ये सूरज रात में कहाँ चला जाता है। तो टॉम उसे समझाता है कि बेटा, सूरज कहीं नहीं जाता। हमारी जो प्लेनेट है ना, अर्थ, वो अपने अक्ष में घूमती रहती है, वो भी सूरज के ऑर्बिट पे। यानी कि हमेशा अर्थ के एक साइड पे सनलाइट पड़ती है और दूसरी साइड पे वो रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर रात हो जाती है। और जहां तक सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन रहती है। इस पर स्टेला कहती है कि पर मेरे टीचर तो कहते हैं कि गॉड की वॉमिट करने से ये सारा संसार बना है, पर मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं है पापा। टॉम बताता है कि मदर नेचर ही तो क्रिएटर है, उन्होंने ही सब कुछ क्रिएट किया है। ये जो भी सुपरनेचुरल स्टोरीज सुनाई जाती है ना, वो हमें डराने के लिए सुनाई जाती है बेटा, क्योंकि या तो उन्हें खुद सच्चाई नहीं पता होती या फिर वो हमें सच्चाई बताना नहीं चाहते। इस पर स्टेला कहती है कि अगर मदर नेचर ने हमें क्रिएट किया है तो वो हमारे जैसे और भी प्लेनेट और जीव जंतु क्रिएट कर सकती है ना। तो टॉम जवाब देता है कि बिल्कुल बेटा। स्टेला आगे पूछती है, पर मदर नेचर ने हमें क्रिएट ही क्यों किया। अब इससे पहले कि टॉम जवाब दे पाता, स्टेला को उसकी मॉम आवाज लगाती है और कहती है कि बाप बेटे की गपशप हो गई हो तो चले जरा रिचुअल परफॉर्म करने। तो दोस्तों, दोनहाई विलेज में एक ट्रेडिशन है जिसे साल में एक बार परफॉर्म किया जाता है गांव की समृद्धि के लिए। टॉम कहता है तुम लोग चलो, मैं अभी आया। इसके बाद स्टेला अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, ये ट्रेडिशन कब शुरू हुआ। तो उसकी मॉम बताती है कि बहुत वक्त पहले दोनहाई के लोग जंगल में मैजिक रिंग ढूंढने गए थे। उस मैजिक रिंग के मिल जाने से हमारे गांव में समृद्धि आ सकती थी, मगर जैसे ही उन लोगों के हाथ वो रिंग लगी, उन्हें लालच ने अपने वश में कर लिया और ये लोग आपस में ही उस रिंग के लिए लड़ झगड़ गए, जिसकी वजह से वो रिंग टूटकर टुकड़ों में बट गई। और तब वहाँ दोनहाई के डीमन ने आकर सभी लोगों को मार डाला और हमारे गांव पे अकाल का शाप दिया, जिसकी वजह से जमीन बंजर हो गई। इसलिए हर साल हम डीमन को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, ताकि वो अपना शाप हटा ले और हमारे गांव में वापस समृद्धि लौट आए। और पता है, डीमन वर्ल्ड में वक्त बहुत ही धीमा चलता है। हमारा एक साल उनके लिए एक दिन के बराबर होता है। तब स्टेला कहती है कि पर मॉम, डैड तो कहते हैं कि ये सब बस कहानियां हैं। तो मॉम जवाब देती है कि डैडी जहाँ से आए हैं वहाँ डीमंस नहीं होते, इसलिए उन्हें यकीन नहीं है। स्टेला पूछती है, पर हम तो एक ही दुनिया में रहते हैं ना। फिर मॉम समझाती है कि हाँ बेटा, हम रहते तो एक ही दुनिया में हैं, मगर हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है। हम तो डेमंस पे यकीन करते हैं और हमें आशा है कि वो एक न एक दिन हमें माफ कर देंगे और हमारा गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। ये जो होप होती है ना बेटा, यही तो हमारी जिंदगी को एक मतलब देती है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि गांव वालों ने डीमन की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई थी, वो भी जानवर की मीट से। उन्हें वो जंगल में ले जाकर बड़े से डीमन की मूर्ति के पास रखकर अपना लोकगीत गाते हुए डीमन से माफी मांगते हैं और गुस्सा शांत करके शाप हटाने के लिए प्रे करते हैं। इन्हें तभी एक जानवर की आवाज आती है और इनका मानना होता है कि ये डीमन की आवाज है, तो ये लोग भी अपना अपना सर झुका देते हैं। इस गांव का एक आदमी जिसका नाम तिथि है, वो सभी से कहता है कि अब कोई भी सर ऊपर नहीं उठाएगा और ना ही प्रेयर खत्म होने के बाद यहाँ से जाते वक्त पीछे पलट के देखेगा। सारी रिचुअल हो गई थी दोस्तों, मगर टॉम कहीं नजर नहीं आ रहा होता है, जिससे उसकी वाइफ थोड़ा घबरा जाती है कि कहाँ गया। मगर जब वो लोग घर जाने ही लगते हैं तो अचानक टॉम आ जाता है और अपनी वाइफ से मजाक कहता है कि अरे तुम्हें क्या लगा कि मैं छोड़कर चला गया तुम्हें? अरे जब मैं 9 साल में तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो अब कहाँ जाऊंगा? और यहाँ पर दोस्तों टॉम के साथ साथ स्टेला भी पीछे मुड़ के देख लेती है। दरअसल इन दोनों को ही सब रिचुअल्स पर यकीन नहीं था। साथ ही टॉम इस कबीले का तो था ही नहीं, वो इंग्लिश बोलता था। शायद विदेश से कुछ काम के सिलसिले में यहाँ पर आया और फिर यहीं पर रह गया। यहीं उसने शादी की और बच्चे भी कर लिए। खैर दोस्तों, आधी रात में स्टेला की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि उसके डैड चुपके से कहीं बाहर जा रहे हैं और उसकी मॉम गहरी नींद में है। वो भी अपने डैड का पीछा पीछा करती है। कुछ देर के बाद हम टॉम को जंगल में उसी जगह पे जाते हुए देखते हैं जहाँ दिन में रिचुअल परफॉर्म किया गया था और तिथि ने सभी से कहा था कि अगली सुबह से पहले यहाँ पर कोई मत आना। मगर पता नहीं टॉम क्या करने के लिए आधी रात में यहाँ पर गया है। उसने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में गन पकड़ के रखी होती है। वो देखता है कि जो मीट की छोटी छोटी मूर्तियां गांव वालों ने यहाँ पर चढ़ाई थी, उसका मीट पेड़ों पे लटका हुआ है। साथ ही उसे एक बहुत बड़ा और भयानक सा क्रिएचर भी दिखता है जो एक छोटी मीट की मूर्ति को खा रहा था। शायद गांव वाले इससे ही डीमन कहा करते हैं। डीमन को देखकर टॉम डर कर वहीं पर गिर जाता है और जब वो वापस उठकर खड़ा होता है तो उसे डीमन कहीं दिखाई नहीं देता। फिर पीछे से उसके कुछ अजीब सी आवाज आती है, तो वो उस ओर गन पॉइंट करता है, मगर पेड़ के पीछे से स्टेला सामने आ जाती है और अपने डैड से सवाल करती है कि डैड, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपके हाथ में ये गन क्यों है डैडी? प्लीज अब आप ये मत कहिएगा कि आप यहाँ वो मैजिकल रिंग की तलाश में आए हैं।
आपने तो कहा था ना कि ऐसी कोई चीज होती नहीं है, ये सब झूठी कहानियां हैं, आपने कहा था ना। तब टॉम उसे समझाता है कि हाँ मैंने कहा था कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, पर उसे हमें प्रूव भी तो करना होगा ना बेटा। तभी डीमन की आवाज फिर से आ जाती है तो स्टेला डर जाती है। तब उसे टॉम समझाता है कि डरो मत, ये बस एक एनिमल है। फिर वो स्टेला को पास की एक झोपड़ी में छुपा देता है और हाथ में एक रेडियो पकड़ कर कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि मैं खतरे में हूँ तो तुम इस बटन को प्रेस करके 125 कोड कहना और हेल्प मांगना। स्टेला अपने डैडी की बात मान लेती है और टॉम चला जाता है जंगल में। फिर से दोस्तों उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है, तो जब वो उसके पास जाता है ना तो वहाँ वो मैजिकल रिंग सच में होती है। उसके पास जाते ही टॉम के हाथ में जो कड़ा था वो भी चमक उठता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे वो भी उसी रिंग का एक हिस्सा है। टॉम फिर मैजिकल रिंग को अपने पास बुलाता है। वो रिंग टॉम के काफी नजदीक भी आ जाती है, पर तभी वहाँ पे डीमन आ जाता है। टॉम उसे गन से डराने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता और डीमन के आते ही वो रिंग टॉम से दूर चली जाती है। उसकी रोशनी आसमान तक चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई पोर्टल खुल रहा है और ये सारी चीज तिथि अपने घर से नोटिस करता है, पर वो घर के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर स्टेला को बड़ा अजीब लगता है और वो अपने डैड को ढूंढने के लिए आ जाती है, पर पोर्टल से एक लाश गिरती है। स्टेला को लगता है कि ये उसके डैड है, मगर जैसे वो लाश को पलट कर देखती है तो बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि ये लाश किसी और ही आदमी की थी। साथ ही उसका फेस बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। इतना कम नहीं था दोस्तों कि अचानक ऊपर से एक के बाद एक करके लाशें गिरने लग जाती है, मानो लाशों की बारिश हो रही हो। स्टेला तो डर कर वापस झोपड़ी में जाती है और अपने डैड के बताए गए तरीके से रेडियो पर 125 कहकर हेल्प मांगती है, मगर तभी एक लाश ऊपर से झोपड़ी पर आ गिरती है। स्टेला पूरी तरह से डर कर वापस अपने घर की ओर भागती है। इसके बाद सीन मार्च 2023 के बैंकॉक में शिफ्ट होता है। स्टेला एक सिंगल मॉम है, उसके पास विलन नाम की एक प्यारी सी बच्ची है और हाल ही में स्टेला का डिवोर्स हुआ है। साथ ही वर्क प्लेस में भी कुछ बहसबाजी हुई थी, जिसकी वजह से अब ना स्टेला के पास रहने को घर है और ना ही करने को कोई जॉब। वो अपनी बेटी विलन के साथ एक KFC आउटलेट में होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगू। विलन कहती है कि अगर हमें रात में रुकने को कोई जगह नहीं मिलेगी तो क्या हम डैड के पास वापस जा सकते हैं माँ। मगर स्टेला अपने एक्स हस्बैंड से कोई हेल्प नहीं लेना चाहती। तभी उसे उसके गांव से तिथि का कॉल आता है, जो बताता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत काफी खराब हो गई है, हमें लगता है कि तुम्हें गांव में एक बार आकर उनसे मिल लेना चाहिए। इसीलिए स्टेला विलन के साथ गांव के लिए निकल जाती है और इसमें उसे ना चाहते हुए भी अपने एक्स हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ती है। वही अपने कार से ड्राइव करके स्टेला और विलन को दोनाही लेकर जाता है, जहाँ स्टेला उससे बात करना अवॉइड कर रही होती है। तो वो जैसे ही अपने गांव पहुंचती है तो उसे अपने बचपन की वो याद ताजा हो जाती है, वो वाली याद जिसकी पिछली रात उसके डैड गायब हो गए थे। तो अगली सुबह, मतलब पहले का ही दिखाते हैं, अगली सुबह उठकर स्टेला की मॉम और तिथि उसे समझाते हैं कि डैडी गांव छोड़कर भाग गए बेटा। स्टेला भी उन्हें कल रात जंगल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है, तो ये दोनों उससे कहते हैं कि अरे वो तुम्हारा बुरा सपना था बेटा, सच्चाई तो यह है कि टॉम अपने देश भाग चुका है और वो वापस नहीं आने वाला। स्टेला रोते हुए उन दोनों से कहती है कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है, मगर कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। और अब प्रेजेंट में जब स्टेला दोनाही के छोटे से हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने जाती है तो उसे समझ आता है कि उसकी मॉम की दिमागी हालत अब ठीक नहीं है। वो विलन को स्टेला समझकर उससे बातें करने लगती है और जब स्टेला उन्हें समझाती है कि मैं स्टेला हूँ मॉम, तो वो बड़ी अजीब सी बहकी बहकी बातें करने लगती है कि तुम्हें अपने डैड को ढूंढना चाहिए था बेटा, तुम्हें 125 कोड तो याद है ना बेटा। इतना सब कुछ सुनने के बाद स्टेला अपने घर जाती है तो वहाँ तिथि उसे कहता है कि अपना फैमिली लैंड हमें बेच दो, मैं उन जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। अब स्टेला का एक्स हस्बैंड भी उसे ये जमीन बेचने की ही सलाह देता है, क्योंकि स्टेला इस गांव में रहना नहीं चाहती और तिथि मार्केट प्राइस से ज्यादा महंगे दाम पर उसकी जमीन खरीदने को तैयार था। फिर स्टेला भी इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है और वो तिथि के बेटे कॉन्ग को देखकर हैरान हो जाती है कि कॉन्ग तो अब तक नहीं बदला, दिखने में तो 12 साल का ही लड़का लगता है, मगर दोस्तों वो स्टेला से भी ज्यादा उम्रदराज है। अब सीन यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है, जब गांव के कुछ बच्चे स्टेला को बुली कर रहे थे उसके व्हाइट स्किन की वजह से। वो काफी अजीब अजीब कमेंट्स पास कर रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम ने व्हाइट आदमी से शादी की तो तुम इतनी गोरी बेटी पैदा हो गई, क्यों ना तुम हमसे शादी कर लो तो हमारे बच्चे भी गोरे गोरे होंगे। तो फिर उन बच्चों को डांट भगाने के लिए कॉन्ग ही आया था दोस्तों उस समय। सच में यार वो अभी जैसा दिखता है वैसा ही फ्यूचर में भी दिख रहा है, पता नहीं कौन सा अमृत पिया इसने। खैर घर आकर छोटे स्टेला बार बार रेडियो में ब्रावो 125 कहती रहती है ताकि कोई तो हेल्प के लिए आ जाए, मगर सिवाय रेडियो के खिंच खिंच के कुछ आवाज सुनाई नहीं देती। तो फिर उसके डैड ने ये कहकर हेल्प मांगने के लिए क्यों कहा था, मतलब क्या सीन है इसका 125 का। सीन यहाँ से सीधे प्रेजेंट में आ जाता है। स्टेला अभी भी उस रेडियो में ब्रावो 125 कहकर चेक करती है कि शायद कोई जवाब मिल जाए,
मगर ना, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। पर आधी रात को विलन को रेडियो में से कुछ आवाज आती है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम स्टेला को जगा भी देती है। स्टेला तुरंत ये आवाज पहचान जाती है कि उसके डैड की आवाज होती है, जो कुछ तो टेक्लीजेनेसिस, ब्रेसलेट और लोकेशन कोऑर्डिनेट के बारे में कह रहे होते हैं। स्टेला जल्दी से पेन और डायरी खोजने लगती है, पर आवाज भी क्लियर नहीं होती, तो उसे कुछ ठीक से समझ भी नहीं आता और कुछ ही देर में आवाज आनी बंद हो जाती है, जिससे स्टेला बिल्कुल हताश हो जाती है। मगर विलन कहती है, मैंने फोन में वॉइस रिकॉर्ड कर लिया है। ये सुनकर तो स्टेला खुशी से विलन को हक कर लेती है। अगली सुबह दोस्तों उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर समझने की कोशिश करती है वो कि डैडी कहना क्या चाह रहे थे। वो ये रिकॉर्डिंग अपनी मॉम को भी सुनाती है। तो दोस्तों उसकी मॉम बताती है कि बेटा, जब तुम बैंकॉक चली गई थी ना अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, तब से तुम्हारे डैडी मुझसे कांटेक्ट किया करते थे, पर सिर्फ साल में एक बार, क्योंकि अर्थ का एक साल उनके स्पेस टाइम का 1 मिनट के बराबर है। तो स्टेला कहती है, पर दोनों ही पारंपरिक कहानियों के अनुसार तो हमारा 1 साल उनके 1 दिन के बराबर था, यानी डैडी डीमन वर्ल्ड में नहीं बल्कि कहीं और चले गए हैं। तो मॉम कहती है कि हाँ, वो किसी दूसरे टाइमलाइन के स्पेसशिप में कैद हो गए हैं। हमारी दुनिया में 30 साल गुजर गए हैं, पर वहाँ पर अभी सिर्फ 30 मिनट से हुए हैं, और उन्होंने तुमसे कहा है कि पहले ब्रेसलेट हासिल करो, फिर मैजिक रिंग को भी अपने कब्जे में ले लो। उस मैजिक रिंग को फिर बेसमेंट में जाकर टेक्लीजेनेसिस को एक्टिवेट करने के लिए यूज करो। स्टेला पूछती है कि कौन से बेसमेंट में? तो उसकी मॉम बताती है कि रामासन मिलिट्री कैंप के बेसमेंट में। साथ ही उन्होंने जो कोऑर्डिनेट्स बताए हैं उसे यूज करो। इससे तुम अपने डैड को वापस लाकर गांव वालों का मुंह बंद कर सकती हो बेटा, क्योंकि तुम्हारे डैड हमें छोड़कर नहीं भागे और मैं मरने से पहले एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। यहाँ स्टेला अपनी मॉम से वादा करती है कि मॉम, मैं डैडी को किसी भी हालत में वापस लेकर आऊंगी। दूसरी ओर कॉन्ग कहता है कि मैं स्टेला के घर जा रहा हूँ, उसे अपनी बाइक ठीक करवानी है। जिस पे तिथि कहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो तब तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे, अकेले जाने की जरूरत नहीं है। कॉन्ग भी कहता है कि मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ डैड, मैं जा सकता हूँ स्टेला के घर। मगर तिथि गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम्हें जाना है तो मेरे साथ ही जाओगे। तो दोस्तों कॉन्ग को हमेशा उसके डैड इसी तरह ट्रीट करते हैं। वो कॉन्ग को लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्ट है, क्योंकि कॉन्ग के बचपन में कुछ तो घटना घटी होगी जो तिथि दोबारा नहीं होने देना चाहता। तिथि फिर कॉन्ग को समझा बुझाकर मार्केट चला जाता है और उसके जाने के बाद स्टेला अपने एक्स हस्बैंड के साथ कॉन्ग के पास आती है और उसे बहला फुसला देती है कि तुम अपने डैड का ब्रेसलेट कुछ देर के लिए हमें दे सकते हो क्या? काम हो जाने के बाद हम वापस कर देंगे। कॉन्ग कहता है कि देखो, उसे लेना आसान बात नहीं है, डैड उसे किसी को टच तक नहीं करने देते। तब स्टेला कहती है कि तुम्हारे डैड के पास जो ब्रेसलेट है ना, ठीक वैसा ही एक ब्रेसलेट मेरे डैड के पास भी था। वो दोनाही के जंगलों में किसी खास चीज की तलाश में गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। देखो, तुम्हारे डैड हमेशा दोनाही के जंगल में आते जाते रहते हैं, मगर गांव वालों को वहां जाने से मना करते हैं। उस जंगल में कोई तो राज की बात है जो दफन है, जिसका पता हम उस ब्रेसलेट के जरिए ही लगा सकते हैं। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? इन 30 सालों में ना तो तुम और ना ही तुम्हारे डैड की उम्र जरा सी बढ़ी है। क्या तुम दोनों की एज उस ब्रेसलेट की वजह से रुकी हुई है? तुम्हारे डैड तुम्हें कैदी की तरह ट्रीट करते हैं, तो तुम इन सब के पीछे की सच्चाई को जानना नहीं चाहोगे? और इस तरह करके दोस्तों स्टेला की बातों में कॉन्ग आ जाता है और रात में जब उसके डैड सो रहे होते हैं तो वो उनके बेड के साइड में से वो ब्रेसलेट चुपके से उठाकर स्टेला के पास आ जाता है। साथ ही उसने अपने डैड की गन भी चुरा ली थी। अब अगले सीन में स्टेला, उसका एक्स हस्बैंड और कॉन्ग दोनों ही के जंगल में होते हैं। वहाँ थोड़ी दूर में गाड़ी में इन्होंने वेलन को रखा होता है। वेलन कॉल करके अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है और लगता है गाड़ी के पास कोई है। तो स्टेला उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, तुम गाड़ी के अंदर ही छिपी रहना, जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। और दोस्तों हम गाड़ी के नजदीक एक अनजान लड़की को देखते हैं। इधर ये लोग मैजिक रिंग तक पहुंच जाते हैं। स्टेला वो ब्रेसलेट पहनकर मैजिक रिंग की ओर हाथ करती है तो मैजिक रिंग एक मैजिक बॉल में बदलकर स्टेला के हाथों में आने लगती है। तभी वहाँ वो अनजान लड़की आ जाती है और वो अजीब जानवर की तरह आवाज निकाल रही होती है। उसकी बॉडी में भी कुछ तो लोचा हो जाता है दोस्तों। धीरे धीरे वो डीमन में बदल रही होती है। ये वही डीमन है जिस पर टॉम ने उस समय हमला किया था। तो जैसे ही वो मैजिक बॉल स्टेला के हाथ में आती है, तब तक वो लड़की पूरी तरह से डीमन में बदल जाती है और उस पे कॉन्ग गन से शूट कर देता है। तब उसे भी एक विजन आते हैं जिसमें वो एक स्कूल में है और कोई उस पे गोली चला रहा है। इसी के साथ दोस्तों कॉन्ग बेहोश होने लग जाता है। तब स्टेला और उसका एक्स हस्बैंड मिलकर उसे गाड़ी के पास लेकर आते हैं। वो वेलन से दरवाजा खोलने को कहते हैं। इनके पीछे डीमन भी पड़ा हुआ है। ये जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ये निकलते हैं वैसे ही वहाँ पर तिथि आ जाता है। वो इन लोगों को भागते हुए भी देख लेता है और डीमन को दर्द की वजह से चीखते चिल्लाते भी देखता है, क्योंकि कॉन्ग ने डीमन को गोली मार दी थी। तिथि को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। इधर ये लोग जल्दी से रामासन मिलिट्री कैंप पहुंच जाते हैं, जिसमें ताला बंद है। ये कैंप वैसे काफी वक्त से बंद पड़ा हुआ है, तो ये लोग ताला तोड़कर अंदर घुसते हैं
और फिर जल्दी से उसके बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ जाते ही मैजिकल बॉल में रोशनी हो जाती है। कॉन्ग दोस्तों फिर वहाँ का पावर ऑन करता है तो चारों ओर लाइट्स जल जाती हैं। वहाँ पर इनको एक ब्रीफ केस जैसा कुछ मिलता है, जिसे खोलने पे उसके अंदर एक मशीन होती है और उसमें कुछ खांचे बने हुए होते हैं। उसे स्टेला अच्छे से देखती है और रियलाइज करती है कि इस ब्रेसलेट को इस खांचे में फिट करना है, इसलिए वो तुरंत ही ब्रेसलेट को उसमें डाल देती है, जिससे वो डिवाइस ऑन हो जाता है और रेडियो फिर से टॉम से कनेक्ट हो जाता है। टॉम अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है पर स्टेला बताती है कि डैड ये मैं हूँ, आपकी स्टेला। वो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज तो काफी मैच्योर हो गई है, कौन सा साल चल रहा है वहाँ पर? तो वो इमोशनल होते हुए कहती है कि ये साल 2023 है डैड, 30 साल गुजर चुके हैं। उस रात क्या हुआ था डैड, बताइए, आप कहाँ चले गए थे? तो टॉम कहता है कि देखो बेटा, मैं जो कहने वाला हूँ मैं जानता हूँ कि उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर मैं एक CIA एजेंट हूँ और मैं एक मिशन पर आया था जिसमें मुझे टकली जेनेसिस प्रोजेक्ट के डिवाइस को वापस लेकर जाना था। पर उस रात मुझसे गलती हो गई थी। मेरे पास जो ब्रेसलेट था ना, वो रियल ब्रेसलेट की कॉपी थी जिसने सही से काम नहीं किया और मैं एक दूसरे ही यूनिवर्स के खाली स्पेसशिप में फंस गया, जिसका फ्यूल भी अब खत्म होने वाला है, ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है। तो क्या तुम ब्रावो 125 कहकर हेल्प मांग सकती हो? स्टेला बताती है कि मैंने उस रात भी हेल्प मांगा था डैड, और अभी भी, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा। पर हाँ, मेरे पास अभी टकली जेनेसिस मशीन है डैड, मैं आपको वापस लेकर आऊंगी कैसे भी करके, बताइए मुझे क्या करना है। तो टॉम कहता है कि बेटा ये इतना आसान नहीं होने वाला, तुम्हें जो मैजिकल रिंग मिला है उसमें 5 रिंग्स थे। पहला रिंग ग्रेविटी कंट्रोल रिंग है जो ग्रेविटी को कंट्रोल करता है, दूसरा रिंग पैरानोमीटर रिंग है, थर्ड रिंग टाइम रिंग है और लास्ट 2 रिंग लॉन्गिट्यूड और लैगिट्यूड है, जिससे आप लोकेशन कोऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर लास्ट टाइम ट्रेवलर के एक्सीडेंट की वजह से ग्रेविटी रिंग और पैरानोमीटर रिंग 2 अलग अलग टाइमलाइन में चली गई हैं। ग्रेविटी रिंग उड़ान देने के 500 BC में है, वहीं पैरानोमीटर्स 2223 में, यानी कि 200 साल फ्यूचर में। जब तक ये दोनों पार्ट्स नहीं मिल जाते तब तक ये टाइम मशीन सही से काम नहीं करेगी और मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। पर हाँ, ये अपने मिसिंग पार्ट्स तक तुम्हें जरूर लेकर जा सकती है, पर इस बात का ध्यान रखना कि खाली जगह में ही टाइम मशीन को यूज करना, वरना ये 5 मीटर की रेडियस की हर चीज को तुम्हारे साथ लेकर चला जाएगा। इसीलिए स्टेला साइड में जाकर वो मैजिक बॉल को हवा में छोड़ देती है और वो हवा में उड़कर मैजिक रिंग में बदल जाता है और तेज रोशनी के साथ ये लोग 5600 BC के बानचियांग में पहुंच जाते हैं, जो कि फ्यूचर में यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट बनने वाली है। अब स्टेला को ग्रेविटी रिंग दिख जाती है, पर दूसरी साइड इन्हें 2-4 लोग भी दिखाई देते हैं। स्टेला का एक्सेस बैंड बड़ा एक्साइटेड होकर कहने लगता है कि हेलो के मैन्स, मगर नहीं दोस्तों, वो तो ज़ॉम्बीज हैं। पर वक्त में इतने पीछे ज़ॉम्बीज कहाँ से आए? अब वो इन्हीं की ओर आ रहे होते हैं तो इन चारों को भागना पड़ता है। स्टेला के एक्सेस बैंड, जिसका नाम अब आपको बता देता हूँ जैम है, उसे पास ही में एक छोटा सा कबीला दिखता है। पर जैसे ही वो उस एरिया में एंटर करने की सोचता है तो एक अनजान डोम से टकरा जाता है और अंदर जा ही नहीं पाता। मगर जब स्टेला भागते हुए अंदर जाती है तो वो चले जाती है और उसके साथ साथ फिर जैम, वेलन और कॉन्ग भी अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही वो ज़ॉम्बीज आते हैं तो वो भी इनविजिबल डोम से टकरा जाते हैं, उन्हें करंट्स के झटके लगते हैं। इस तरह स्टेला और उसके साथियों को बैनचियांग सिविलाइजेशन के लोग देवदूत समझकर खाने पीने की चीजें ऑफर करते हैं। पर इनसे दोस्तों स्टेला को थोड़ा डर भी लग रहा होता है। वो वेलन को अपने नजदीक रहने को कहती है, मगर वेलन तो कबीले की एक छोटी सी बच्ची मॉर्विन के साथ खेलने में बड़ी बिजी हो गई है। अब स्टेला यहाँ पर अपना थोड़ा दिमाग लगाती है कि ये कबीले के लोग शायद इस इनविजिबल डोम में कैद हो गए हैं, इसलिए इनके पास खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है और ये हमसे हेल्प मांग रहे हैं। लेकिन इस इनविजिबल डोम की वजह से ही ये ज़ॉम्बीज से बचे हुए हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो अगर हम ग्रेविटी रिंग को लेकर चले जाएंगे तो ये इनविजिबल डोम भी खत्म हो जाएगा, तो तब इनकी हिफाजत कौन करेगा? इस पे जैम कहता है कि ऐसे भी ये सिविलाइजेशन लुप्त होने वाली है, भूख प्यास से कुछ ही दिनों में मर जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम इमोशनली इनसे कनेक्ट होने के बजाय अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल ले, क्योंकि अभी तो हमें फ्यूचर में भी जाना है। इसीलिए वो अपने फोन में उन कबीले वालों की फोटो क्लिक करके उनको दिखाता है। इस तरह वो इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कॉन्ग ने ब्रेसलेट और वो मैजिक बॉल ले लिया था। वो थोड़ी साइड में जाकर उसे एक्टिवेट करता है, जिससे मिसिंग ग्रेविटी रिंग आकर मैजिकल रिंग में जुड़ जाती है और इनविजिबल सेफ्टी डोम भी दोस्तों खत्म हो जाता है, जिससे ज़ॉम्बीज भी अंदर आकर हमला कर देते हैं। तब आखिरकार कबीले वालों को उनसे फाइट करनी पड़ती है। वहीं कॉन्ग जल्दी से अपने साथियों को नजदीक आने को कह देता है, क्योंकि वो जल्दी टेलीपोर्ट होकर 2023 में चले जाएंगे, इसीलिए ये लोग भी जल्दी आ जाते हैं। पर यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है। ज़ॉम्बी अटैक के भाग दौड़ में स्टेला अपनी बेटी की जगह उस कबीले की एक औरत की बेटी मॉर्विन को अपने साथ लेकर आ जाती है
और अपनी बेटी को वहीं छोड़ देती है। इससे स्टेला बड़ी बेचैन हो जाती है कि ये क्या हो गया। साथ ही मॉर्बिन ने भी रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया है। अब स्टेला वापस पास्ट में वेलन को लेने जाना तो चाहती है, मगर कॉन्ग उसे टॉम की बात याद दिला देता है कि जब तक मैजिकल रिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, ये बस अपने मिसिंग पार्ट को ढूंढने की ही कोशिश करेगा। यानी अगर अब हम इस मैजिकल रिंग को यूज करेंगे तो पास्ट में जाने के बजाय फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। स्टेला इस बारे में अपने डैडी से बात करती है, तो वो उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं स्टेला, एक बार तुम मैजिकल रिंग के आखिरी मिसिंग पार्ट को कनेक्ट कर लोगी, फिर अपने हिसाब से किसी भी टाइमलाइन में जा सकती हो। यानी कि तुम अपनी बेटी वेलन और मुझे दोनों को बचा सकती हो। जिसके बाद ये लोग 200 साल फ्यूचर में जाने लगते हैं, मगर तभी तिथि आकर इन पे गन पॉइंट करके अपना ब्रेसलेट वापस मांगता है। तिथि कहता है कि तुम लोगों को पता भी नहीं कि तुमने क्या कर दिया है। मैं 10 साल से तुम लोगों के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। इससे सभी चौंक जाते हैं कि हमें गए हुए तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है और यहाँ 10 साल गुजर गए। तब तिथि कहता है कि यकीन नहीं तो बाहर चलकर देख लो। और बाहर का नजारा दोस्तों बहुत ही अजीब होता है। टूटे फूटे बिल्डिंग्स होते हैं, जायंट ह्यूमन स्केलेटन्स होते हैं। साथ ही तिथि बता रहा होता है कि तुम लोगों की वजह से सारे टाइमलाइंस में उथल पुथल मच गई है। तुम्हारे जाने के बाद दोनाही के डीमन ने सारे गांव वालों को जान से मार दिया, यहाँ तक कि स्टेला की मॉम को भी। तिथि अब सब कुछ ठीक करने के लिए ब्रेसलेट और मैजिकल रिंग्स वापस मांगता है, मगर स्टेला देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे अभी अपनी बेटी और डैडी को जो बचाना है। वो कहती है कि बस एक बार मैं उन्हें बचा लूं, फिर मैं सारा कुछ टाइम की मदद से ठीक कर दूंगी। पर तिथि नहीं मान रहा होता है और वो अभी ही ब्रेसलेट वापस मांग रहा होता है, वरना वो मॉर्बिन को शूट करने की धमकी देता है। फिर सही वक्त देखकर कॉन्ग अपने डैड से उलझ जाता है और स्टेला को अपना मिशन कंप्लीट करने को कहता है। स्टेला, जैम और मॉर्बिन तो फ्यूचर में चले जाते हैं और इधर गन की छीना झपटी में गलती से गोली चल जाती है, जो कि तिथि को लग जाती है। कॉन्ग अब अपने डैड को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, तो तब तिथि बताता है कि अब यहाँ पर कोई नहीं बचा, हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं, और मुझे अब बचना भी नहीं है। मैं बस तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। 1964 में लोगों को ऐसा लगता था कि अमेरिकन मिलिट्री लोगों को कैद करके उन्हें टॉर्चर करते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि रामासन आर्मी कैंप बनाया गया था टाइम ट्रेवल के एक्सपेरिमेंट के लिए। बहुत सारे लोगों में मुझे भी कैद करके रखा हुआ था, और एक लावेन नाम की एक लड़की को भी। लावेन पढ़ी लिखी थी और उसे इंग्लिश की भी समझ थी, इसलिए जब अमेरिकन आपस में टाइम मशीन को यूज करने की बात करते तो वो सुन सुनकर सारी बात समझ लेती। जब बारी आई टाइम ट्रेवल में मुझे और लावेन को भेजने की, तो हमने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी टाइम मशीन के साथ इस इविल कैंप से भागने की। मुझे जब दूसरे टाइमलाइन में वो लोग भेजने लगे तो मैंने हार्ट अटैक का बहाना बनाया, जिससे अमेरिकन घबरा गए और वो देखने लगे कि मुझे क्या हो गया था। इसी वक्त में लावेन ने उनके ब्रेसलेट को चुरा लिया और मैजिकल रिंग से टाइम ट्रेवल किया, और आखिर वक्त में मैं भी भागकर 5 मीटर के रेडियस में आ गया, जिससे लावेन के साथ साथ मैं भी किसी ठंडी जगह में पहुंच गया। मगर मुझे पकड़ने के लिए कुछ सोल्जर्स भी साथ में चले आए। इससे लावेन ने दोबारा टाइम ट्रेवल करने की कोशिश की, मगर सोल्जर्स ने उसको एक केमिकल वाली गोली से शूट कर दिया, जिससे उसका खून बहने लगा। मैंने तब तक सोल्जर्स के गन छीन लिए और उन्हीं को शूट करना चालू कर दिया था। मैंने तो एक सोल्जर को गन पॉइंट पे लेकर लावेन के साथ टाइम ट्रेवल किया और हम 5000 साल पहले पहुंच गए। लावेन ने एक बार और टाइम ट्रेवल किया। बार बार सही से टाइम मशीन को ना यूज करने की वजह से कुछ तो गड़बड़ी हुई और मैजिकल रिंग के 2 रिंग अलग अलग टाइमलाइन में चली गई और हम अलग ही टाइमलाइन में चले गए। उसके बाद आखिरकार हम अमेरिकन से तो बच गए, क्योंकि हम 1969 के दोनाही में पहुंच गए थे। किसी तरह टाइम मशीन ने लावेन की जान बचा ली थी, मगर उसके बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, जिससे वो एक खतरनाक डीमन में बदल गई। तब तक वियतनाम युद्ध भी खत्म हो चुका था और अमेरिकन अपने देश लौट चुके थे, मगर लावेन की बॉडी चेंज होती रहती थी। वो कभी इंसान बन जाती तो कभी डीमन। टाइम ट्रेवल का पोर्टल अभी तक बंद नहीं हुआ था और स्टूडेंट मासाकेयर की सारी लाशें उसी पोर्टल से डिस्पोज की जा रही थी, जो कि जाकर दोनाही में जा गिर रही थी। और दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स की लाशों में से एक लाश कॉन्ग की भी थी। कॉन्ग को गोली तो लगी थी, मगर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। तब तिथि ने उसे बचा लिया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे एक बुरा सपना कहकर कॉन्ग को भूलने पे मजबूर कर दिया उसने। तो अब समझ आ गया ना दोस्तों आपको सब कुछ। तिथि, लावेन और कॉन्ग तीनों ही फ्यूचर से पास्ट में आए थे, जिसकी वजह से इनकी एज रुक गई थी। लावेन तो डीमन बन गई, जिसकी वजह से पोर्टल से गिरने वाली लाशों को खाकर वो अपना गुजारा करती रही। वहीं तिथि कॉन्ग को लेकर पास ही की बस्ती में रहने चला गया और साथ ही उसने दोनाही के डीमन की झूठी कहानी गांव वालों को सुना दी। कहता रहा कि अगर हमारे गांव में समृद्धि लानी है तो जंगल में उस और कोई नहीं जाएगा। सिर्फ साल में एक बार मीट का पुतला बनाकर हम डीमन को खुश करने जाएंगे
और पलट कर भी नहीं देखेंगे। और यही वजह थी कि तिथि कॉन्ग को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो इसीलिए क्योंकि अगर कोई गांव वाला उसे पकड़ लेगा तो कई सारे क्वेश्चंस करेगा। अब सारी सच्चाई जानने के बाद कॉन्ग तिथि से पूछता है कि तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तिथि जवाब देता है कि अब मेरा तो अंत आ गया है, तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है तुम्हारे ऊपर है। इधर फ्यूचर में ये लोग न्यू यूडॉन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं तो ये खुद को चारों ओर से कुछ जवान हथियारबंद लोगों से घिरा हुआ देख पाते हैं। पास ही में इनको एक और मैजिकल रिंग दिखाई देती है। इससे स्टेला अपनी ओरिजिनल मैजिकल बॉल छिपा लेती है, मगर वो लोग इनको मारकर बेहोश कर देते हैं। जब ये लोग होश में आते हैं तो देखते हैं कि इनके पैरों में जंजीर बंधी हुई है। मॉर्बिन को इन्होंने कहीं और ही छिपा दिया है, साथ ही ओरिजिनल मैजिकल बॉल को भी ये लेकर चले गए हैं। अब जैम इन लोगों से बात करके चीजें सॉल्व करना चाहता है, मगर इन सब के पास हथियार होते हैं तो कोई भी बात करने के मूड में लग नहीं रहा होता है। स्टेला कहती है कि जब तुम लोगों के पास अपना टाइम मशीन है तो फिर हमारा क्यों छीना। और तब मिन नाम की एक लड़की कहती है कि हमारा वाला ओरिजिनल नहीं है, हमने उसे किताबों में देखकर बनाया है, मगर ये सही से काम नहीं करता। क्या तुम हमें उसे सही से यूज करना सिखा सकती हो, क्योंकि यहाँ हम सब मरने वाले हैं। दरअसल इन सब की शुरुआत तब हुई जब काइजू मॉन्स्टर ने हम पर हमला किया और उन्होंने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, मगर यूएस के लोगों ने बॉम्ब वगैरह से हमला करके काइजू मॉन्स्टर को मार डाला। ये बात 200 साल पहले की है। तब हमारे पूर्वजों ने सब कुछ जीरो से शुरू किया और इसका नाम जो पहले उड़न थानी था उसे बदलकर न्यू यूडॉन रख दिया। मगर तब पैसे वाले लोगों ने अपना खुद का कैपिटल बना लिया, जिसमें उन्होंने गरीबों का आना जाना बंद कर दिया। इसलिए फिर हम लोगों ने एक विरोधी ग्रुप बनाया। मगर फिर साल 2165 में एक दिन अचानक से आसमान में धमाका हुआ और ब्लैक होल बन गया, जिसके साथ ही एक अलग तरह का एबोमिनेशन मॉन्स्टर यहाँ पर आ धमका जो इंसानी मीट खाया करते थे। वो कई सारे थे और उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को डायनासोर खा जाया करते। पर जैसे ब्लैक होल बना वैसे ही इस आर्मी मिलिट्री कैंप के चारों ओर एक इनविजिबल प्रोटेक्टिंग डोम बन गया, जिससे बाहर की कोई भी गोली, बंदूक या जानवर अंदर नहीं आ सकते और ना ही हम कभी बाहर जा पाए। फिर हमने पता लगाया कि यूडॉन थानी में अक्सर इस तरह की तबाही आती रहती है और इन सब की शुरुआत वियतनाम युद्ध के वक्त से हुई, जब यहाँ यूडॉन थानी में टकली जेनेसिस नाम का एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दरअसल यहीं पे यूएस आर्मी ने टाइम मशीन बनाने का एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया। उससे पहले कुछ दुर्घटनाएं हो गई थी। खैर फिर हमने ये ठान लिया कि इन बुक्स की मदद से हम भी टाइम मशीन बनाएंगे। हमारे पास इस कैंप में जो भी बची कुची टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस थे, हमने उससे कई सालों की मेहनत के बाद टाइम मशीन तो बना लिया, पर वो काम नहीं करता। 1 सदी बीत गई है और हम ना तो बूढ़े हुए और ना ही हमारी मौत हुई। हमें ऐसा लगने लगा कि जैसे हम एक तरह के स्क्रैप में फंस गए हैं, इसीलिए हम तुम्हारे टाइम मशीन से इस टाइमलाइन से बाहर जाना चाहते हैं। स्टेला कहती है कि वाकई में तुम लोगों के साथ बहुत ही बुरा हुआ, मगर अभी मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती। मुझे खुद अपनी बेटी और डैडी को बचाना है। ये सुनकर इस ग्रुप के मुखिया माइक को स्टेला से चिढ़ हो जाती है कि ये लोग तो बस अपना ही सोच रहे हैं, हमारी तो किसी को पड़ी नहीं है। इधर पता नहीं दोस्तों, पर मॉर्बिन की मॉम और विलन पहुंच जाते हैं एक खाली बिल्डिंग में। बिल्डिंग के बाहर गॉडजिला घूम रहा होता है और गॉडजिला को खत्म करने के लिए यहाँ पर कुछ देर में बमबारी होने वाली है। वहीं विलन नोटिस करती है कि मॉर्बिन की मॉम को ज़ॉम्बी ने बाइट करके रखा हुआ है, यानी कि कुछ देर में वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेला मिन को टाइम ट्रेवलिंग सिखा रही है। साथ ही वो ये भी बताती है कि ये जो इनविजिबल डोम है, जो तुम्हें मिसाइल, गोलीबारी और भारी नुकसान से बचा रही है, वो गायब भी हो सकती है। मिन डायरेक्ट अपने किसी फ्रेंड पे ये एक्सपेरिमेंट करने के बजाय एक काइजू मॉन्स्टर को 75 मिलियन साल पहले भेजती है, जिसे इन्होंने इतने दिनों से एक बड़े से लोहे के पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है। मिन ने उसको 30 सेकंड के लिए पास्ट में भेजा होता है, मगर दोस्तों 30 सेकंड के बाद पिंजरा और मॉन्स्टर दोनों अलग अलग वापस लौटते हैं, यानी कि अब मॉन्स्टर से इनको खतरा है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने की कोशिश में जुट जाते हैं। मॉन्स्टर तो आखिरकार मारा जाता है, मगर डोम के हटने से जहरीली गैस फैल जाती है, जिससे माइक के कुछ साथी मारे जाते हैं और ये जहरीली गैस कैपिटल वालों ने फैलाई थी। इसलिए माइक अब अपना इरादा बदल लेता है। वो अब कहीं भागना नहीं चाहता, बल्कि कैपिटल वालों से अपने साथियों के मौत का बदला लेना चाहता है। माइक के जो साथी बचे हुए थे वो भी माइक के साथ ही रुकने का फैसला करते हैं, पर साथ ही ने ये भी समझ में आ जाता है कि बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से यूनिवर्स का क्रोनोलॉजी बिगड़ गया है और किसी भी टाइमलाइन में कुछ भी हो रहा है, इसे ठीक करना बहुत जरूरी है। तो स्टेला मिन का टाइम मशीन, जो कि काफी एडवांस्ड होता है, उसे चेक करती है तो पता चलता है कि विलन अभी उडोन थानी के 2024 के टाइमलाइन में है। तभी मिन स्टेला से कहती है कि अब आपको यूनिवर्स को रिसेट करना होगा ताकि ये जो उथल पुथल मची हुई है वो थम जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। तो स्टेला कहती है कि तुम्हें मुझ में इतना यकीन क्यों है। मिन कुछ ऐसा कहती है जिससे स्टेला सोच में पड़ जाती है। मिन कहती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, होप हमारी लाइफ को जीने की एक वजह देती है।
स्टेला पूछती है कि और ऐसा किसने कहा तुम्हें? तो वो कहती है कि मेरी नानी ने। स्टेला समझ जाती है कि ये मिन कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी वेलन का फ्यूचर वर्जन है, जिसने शायद विरोधी ग्रुप में शामिल होते वक्त अपना नाम बदल लिया होगा। अब स्टेला वापस अपने टाइमलाइन में जाकर सब कुछ रीसेट करना चाहती है, मगर उसका एक्स हस्बैंड जैम यहीं फ्यूचर में रुकना चाहता है ताकि वो कैपिटल वालों से बातचीत करके इन बच्चों को खून खराबे से बचा पाए। तब स्टेला जैम को हक करके वापस 2023 के आर्मी कैंप में चली जाती है, जहां कॉन्ग आंखों में आंसू लिए बैठा होता है। वो स्टेला से कहता है कि हम पास्ट में जाकर सबकी जान क्यों नहीं बचा लेते। स्टेला कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जितना पास्ट में जाकर सही करने की कोशिश करेंगे उतना ही सब और बिगड़ता चला जाएगा। मगर कॉन्ग नहीं मानता और वो कॉलेज मसाकेर वाले टाइमलाइन में चला जाता है ताकि उसे पता चल सके कि वो असल में है कौन। स्टेला और मॉर्विन भी उसके साथ चले जाते हैं। वो कॉन्ग को समझाती है कि ये खतरनाक हो सकता है, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होता। तभी अंदर से बच्चे चीखते चिल्लाते हुए बाहर भागते हैं और वो कॉन्ग को पैन कहकर पुकारते हैं, साथ ही गले भी लगा लेते हैं। मगर तभी उसके पीछे रेड जैकेट पहने हुए कुछ आतंकवादी भी आ जाते हैं और वो गोलीबारी शुरू कर देते हैं। तभी दो टाइमलाइन में क्लैश हो जाता है। वेलन वाली टाइमलाइन और पैन वाली टाइमलाइन एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाती है। तभी पैन फिर से टाइम मशीन को यूज करके उस वक्त में आ जाता है जब वो तुरंत इस मसाकेर वाली टाइमलाइन में आया था, मगर फिर से टाइमलाइन ओवरलैप हो जाती है। आतंकवादी जो गोली चलाते हैं वो जाकर माइक के साथियों को लग जाती है। वहीं जब कैपिटल वाले गोलीबारी करते हैं तो वो स्टूडेंट मसाकेर वाले टाइमलाइन में पहुंच जाती है, जिससे आतंकवादी भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 5000 पहले वाले ज़ॉम्बीज वेलन के टाइमलाइन में आकर उस पर हमला कर देते हैं और तब मॉर्विन की मां उनसे लड़कर किसी तरह वेलन को बचा लेती है। अब इतनी उथल पुथल को देखते हुए कॉन्ग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो स्टेला को ब्रेसलेट लौटा देता है और कहता है कि मैं यहीं बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं तो वापस नहीं आ रहा, मगर तुम लोग अपनी टाइमलाइन में चले जाओ। तब स्टेला और मॉर्विन 2024 में चले जाते हैं वेलन को लेने के लिए, मगर वहाँ वो देखते हैं कि मॉर्विन की मॉम को ज़ॉम्बीज और भी कई जगह बाइट करके अपनी तरह ज़ॉम्बी बना चुके हैं। स्टेला को अपनी बेटी वेलन तो मिल जाती है, मगर मॉर्विन अपनी आंखों के सामने अपनी मॉम को इस हाल में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तब स्टेला मॉर्विन और वेलन दोनों को लेकर 2023 में चले जाती है और वहां जाने के बाद वो रियलाइज करती है कि उसके पेट में भी एक गोली लग गई है, यानी कि स्टेला के पेट में। तो अब वो यूनिवर्स को रिसेट करने की हालत में नहीं होती, इसीलिए वो वेलन को सारी बात समझाती है कि क्या क्या कैसे करना है और वेलन उनकी बातों को फॉलो करती है। तभी दोस्तों वहां पर वो डीमन भी आ जाती है। उसे मॉर्विन एक हथियार से डराकर दूर रखने की कोशिश करती है और इधर यूनिवर्स रिसेट होने लग जाता है। स्टेला को अपनी मॉम और डैड की आवाज आती है। स्टेला उनसे कह रही होती है कि मैं एक फेलियर हूँ, मैं फेल हो गई। उसके डैड कहते हैं कि असल में ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता, जो होना था वो होकर रहेगा, वो हो गया। वहीं स्टेला की मॉम हमेशा की तरह कहती है कि बेटा अपने डैड की बातों में मत आओ, माना कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम उसमें रह रहे दाने के बराबर हैं, मगर फिर भी जब तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं हर एक छोटी चीज मैटर करती है, इसलिए होप मत खोना। गुड लक। स्टेला अपनी मॉम डैड दोनों को आई लव यू कहती है दोस्तों, और तब हर टाइमलाइन रीसेट हो जाती है। स्टेला की जब आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर पर पाती है जहाँ वेलन उसे जगा रही होती है। स्टेला को लगता है कि मैंने जो कुछ भी देखा महसूस किया वो सब एक बुरा सपना था, मगर वेलन उसे बताती है कि वो हकीकत थी। फिर स्टेला अपनी मॉम के पास जाती है, उन्हें हक करके इमोशनल होते हुए सारी बात बताती है। उसकी मॉम भी उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि बेटा सब ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम मॉर्विन को स्टेला की फैमिली के साथ देखते हैं, जो धीरे धीरे बोलना और पढ़ना लिखना शुरू कर रही है। वहीं स्टेला गांव के स्कूल में टीचर बन जाती है और उसने अपने पास अभी भी मैजिकल बॉल रखा हुआ है जिसे वो घूरती है आखिरी में, और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। यानी कि दोस्तों साफ है, जो हो गया सो हो गया, बदला नहीं जा सकता। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।